तो नर जनन तंत्र का एक चित्र बना हुआ है। नर जनन तंत्र हम जानते हैं कि जो मानव होता है, मानव में एक जो है मादा प्रजाति होती है। मादा प्रजाति के जनन तंत्र में होता है अंडाशय, उसके बाद आएगा। और यहाँ जो है वो है नर जनन तंत्र, जो मेल में होता है। ठीक है, यानी कि क्लास में जितने भी बैठे हैं हम सब जो है नर प्रजाति में हैं। तो हमारा जो जनन तंत्र है वो इस चित्र के आधार पर बनाया गया है। इसमें आप कुछ मुख्य रूप से पार्ट देख रहे होंगे, जिसमें सबसे मुख्य पार्ट जो है वह है हमारा वृषण। ये हमारा वृषण है। ठीक है, ये जो वृषण होता है इसको हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये वृषण हमारे शरीर से थोड़ा अलग पार्ट है, यानी कि हमारे बॉडी से लगा हुआ नहीं है। ठीक है, यानी बॉडी से थोड़ा अलग पार्ट है, तो शरीर से पृथक है। पृथक है, संख्या इनकी 2 रहती है। संख्या में ये हमेशा कितने होते हैं? 2। जिनको सामान्यतः आपने जाना व्यावहारिक जीवन में उसको बोलते हैं अंडकोश। क्या बोलते हैं? तो ये वृषण कहलाते हैं। ठीक है, साथ में जो है ये हमारे उदर गुहा जो होता है, जिसको हम लोग ये वाला पार्ट कहते हैं उदर गुहा, इसके नीचे वाले पार्ट्स में जो है ये होते हैं, यानी उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे जो है ये पार्ट्स होते हैं। संख्या में 2 उदर गुहा के नीचे। यहाँ इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये हमारे जो है बॉडी से थोड़ा सा अलग नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है वह है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, यानी तापमान। तो जो हमारे वृषण होते हैं, वृषण का जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है वह जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है। सामान्यतः हमारा शरीर का जो तापमान होता है सबको पता है, वह कितना होता है बेटा? और जो वृषण होते हैं उनका टेम्परेचर कुछ डिग्री सेल्सियस से कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए टेम्परेचर कम होना आवश्यक है। हाई टेम्परेचर यानी कि बॉडी टेम्परेचर से शुक्राणु नहीं बन सकते, इसलिए यहाँ पे वृषण का जो टेम्परेचर होता है वह थोड़ा कम होता है। साथ में जो है यह वृषण शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें जो है वृषण के अंदर एक वृषण ग्रंथि होती है, वृषण ग्रंथि, जिसमें जो है हार्मोन्स निकलता है। उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है उत्पन्न करती है। इसका जो कार्य है, इस ग्रंथि का कार्य है, एक तो जो महत्वपूर्ण कार्य है इसका वह है शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण करना। शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण। और दूसरा इसका जो कार्य है, जैसे आप देख रहे हैं कि आप अभी जो है किशोर अवस्था में आ गए हैं, यानी कि जो यौवन आरंभ आपका हो गया है, उस यौवन आरंभ में जो परिवर्तन आपके शरीर में आए हैं, जैसे अभी आगे वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे युवा अवस्था की हो या किशोर अवस्था की हो, तो उसमें आएगा कि कैसी लड़कों की दाढ़ी नीचे निकल जाती है, आवाज भारी हो जाती है, जननांग के ऊपर बाल निकल के आते हैं। तो ऐसे जो कुछ परिवर्तन हैं वह परिवर्तन जो है किसी हार्मोन्स के कारण होते हैं, यानी कि यौवन आरंभ में परिवर्तन, यौवन अवस्था इसको कह सकते हैं आप, यौवन अवस्था में परिवर्तन किसी हार्मोन्स के कारण। ठीक है, तो वृषण के बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो है वृषण में हमें एक दो बातें और याद रखनी है कि जो अंडकोश होता है, देखो वृषण अलग है, जो बाहर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है, और इसके अंदर एक पार्ट अलग है जिसका नाम है वृषण कोश, वो अलग पार्ट है। ये एक पतली सी खाल होती है हमारे शरीर की, बॉडी की बिल्कुल पतली झिल्ली में, ये पतली झिल्ली में क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो इस जनन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो इंपॉर्टेंट चीज आपके वृषण कोश ही है। ध्यान में आ गई ना बात? वृषण कोश के पश्चात फिर हम चलते हैं आगे पार्ट में, वो है हमारी शुक्र वाहिनियां। दूसरा जो है शुक्र वाहिनी,
अब ये शुक्रवाहिनियां क्या है? इनको हम शुक्रवाहिनी या शुक्र नलिकाओं के नाम से जानते हैं। ये हमारी बॉडी में यानी कि वृषण को जो अनेक प्रकार के खंडों में जब ये विभाजित कर देती हैं तो ये शुक्रवाहिनियां हो जाती हैं। ये शुक्रवाहिनियां 2 से 3 संख्या में होती हैं और ये 2 से 3 संख्या में होकर के कुंडलित नलिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इन कुंडलित नलिकाओं को जो है हम एपिडाइडिमस के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा अपेंडिक्स वगैरह का जिसका ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है, लगभग 6.5 फीट करीब जो है, नहीं 6.5 फीट कहे वो 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लंबी जो है हमारी जो है यहाँ पर नलिका जो है एपिडाइडिमस की लंबी लंबी जो है नलिकाएं होती है जो कुंडलित आकार में होती है। अगर हम 6.5 मीटर का लगभग पार्ट कहें तो हो जाएगा लगभग 22 फीट लंबी। कितनी? 22 फीट लंबी जो है इन नलिकाएं होती हैं और इन नलिकाओं में शुक्रवाहिनी, इस नाम आया है शुक्रवाहिनी का मतलब जो शुक्राणुओं को वहन करती है। इनमें से होकर शुक्राणु क्या होते हैं? बहते हैं। साथ में जो है यहाँ शुक्राणुओं को पोषण भी मिलता है इस नलिकाओं में, इसलिए इन्हें हम जो है शुक्राणुओं की परिपक्वन अवस्था यानी कि शुक्राणुओं को जहां से पोषण मिले उसको शुक्राणुओं की परिपक्वन अवस्था कहा जाता है। क्लियर? तो परिपक्वन अवस्था भी जो है वो बनती है, वो कहां बनती है? ये शुक्रवाहिनियों में बनती है। कहां बनती है? शुक्रवाहिनियों में। और इनका जो मुख्य कार्य है कि यहाँ वृषण से जो आपके शुक्राणु क्रिएट होंगे, शुक्राणु बनेंगे, इन शुक्रवाहिनियों से होते हुए सीधे जाकर के हमारे शिश्न तक लाने का कार्य। ठीक है? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, अर्थात जो है जब प्रजनन यानी कि जो निषेचन का प्रोसेस होता है, उस निषेचन के प्रोसेस में यही शुक्राणु वीर्य के साथ निकल करके मां के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। ध्यान में आ गई बात? तो ये हो जाएगा हमारा किसके विषय में? शुक्र वाहिनियों के विषय में। तीसरा इसमें पार्ट आता है मूत्र मार्ग। ये देखिए, जिसको ये अंदर जो है यहाँ पर जो है मूत्राशय होता है, जो हमारे किसके द्वारा आपने पिछले वाले पार्ट में पढ़े थे, जो हमारी किडनी होती हैं, उन किडनियों में क्या होता है? मूत्र संग्रहित होता है। ठीक है? नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी ना, याद है? तो उस नेफ्रॉन की संरचना में यहाँ जो है मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है और इसी शिश्न मार्ग से, जो मार्ग वीर्य का है वही मार्ग यहाँ पर शिश्न का मार्ग से ही जो है हमारा मूत्र जो है हम त्याग करते हैं। ठीक है? सामान्यतः मूत्र त्याग की प्रक्रिया आप पिछले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, मूत्र कैसे बनता है। ठीक है? तो इसी मार्ग से जो है हम मूत्र का त्याग भी करते हैं। इसमें जो है कुछ संबंधित ग्रंथियां भी हैं, जिसमें प्रोटेस्ट ग्रंथि है और शुक्रवाहिनी। ठीक है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है वो शुक्राणुओं को तरल अवस्था में लाने का जो है प्रयास करती है, और जब शुक्राणु तरल अवस्था में आ जाते हैं तो उनको पोषण देने का काम जो है वहां से शुक्र नलिकाओं में ही आसानी से होने लगता है। इस प्रकार से मुख्य मुख्य पार्ट्स के बारे में आपको उसमें बता दिया है। बाकी तो पढ़ने के लिए तो उसमें देखो बेटा बहुत सारा है, बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना ही है। उसके अलावा भी हमने काफी कुछ आपको जानकारी दे दी। शुक्र वाहिनियों के विषय में और है, इसकी लंबाई करीब जो है 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 30 सेंटीमीटर लंबी। ये बात आपको और याद रखना है। ठीक है?